राव खालिद साहब, हमने देखा था कि परवेज़ इलाही साहब जब बने थे नायब वज़ीर आज़म तो वो एक अग्रीमेंट के नतीजे में बने थे। वो अग्रीमेंट हुआ था पीपल्स पार्टी और PML-Q के दरमियान, और वो उस वक्त हुआ था जब यूसुफ रज़ा गिलानी के आउस्टर के बाद प्राइम मिनिस्टरशिप चूज़ करनी थी पीपल्स पार्टी को, तो Q लीग ने उनको एक तरह से ब्लैकमेल किया था कि जी अगर आप चाहते हैं हम आपको वोट दें प्राइम मिनिस्टर के लिए तो आप हमारे परवेज़ इलाही साहब को नायब वज़ीर आज़म लगा दें। तो ये तो चले एक अग्रीमेंट की सूरत में आ गए थे सामने, ये कौन सी सेटलमेंट और किन दो पार्टियों के दरमियान सेटलमेंट हुई है जिसके नतीजे में इसहाक डार साहब हमें नज़र आए हैं? ये दो पार्टियों के दरमियान जो तनाज़ा है नज़र नहीं आ रहा, ये उसके नतीजे में हुआ है। अच्छा, देखिए, जो इसहाक डार साहब के बारे में मैंने बहुत पहले कहा था, जब उनको वज़ीर ख़जाना नहीं बनाया गया था, मैंने कहा था कि नोइंग इसहाक डार साहब वो निचले बैठने वाले नहीं हैं। ठीक है, वो कोई ना कोई वारदात, कार्रवाई, बारीक वारदात जिसको कहते हैं, वो डालते रहेंगे। अच्छा, और वो क्योंकि नवाज शरीफ उनकी बात सुनते हैं, शहबाज शरीफ नहीं इतने उनके कायल या उनके कह ले के पसंद करते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब उनकी बात सुनते हैं और उन पे अमल भी करते हैं। ठीक है, इसलिए आप उनको वजारत ख़जाना में बिठाएं ना बिठाएं, कहीं मर्जी जहाँ मर्जी बिठा दें, हाँ। वो नवाज शरीफ के ज़रिए कोई ना कोई अपनी कार्रवाई डालने के चक्कर में रहते हैं। शिकायतें वो बहुत लगाते हैं, ये मुझे पर्सनली पता है। हर वक्त कानों में मिन मिन करते रहना, वो जी देखे ये कर दिया, वो जी वो हो गया, वो जी इस तरह हो गया, उस तरह हो गया। तो जाहिर है कि आप एक अगर नवाज शरीफ को मुसलसल फीडबैक इस किस्म का देते रहेंगे तो वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा, मैं ये जो पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट है ना, हम कल जो हमने डिस्कस किया, मियां नवाज शरीफ साहब का सदर बनना, राना सनाउल्लाह के बयानात, जावेद लतीफ़ साहब के बयानात, और वो जो एक बयानिया मैं उससे मिला के इसको देखता हूँ। अब देखें कि ये जो 8 फरवरी के इंतखाबात थे ना, ये 9 मई के बैकड्रॉप में हुए थे। इस तरह के इंतखाबात ना आइंदा होंगे, ना इस तरह से हुकूमत आइंदा बनेगी। अच्छा। वो वन टाइम एक अफेयर था, वो हो गया, बावजूद हो गया। ठीक है, इसलिए अवाम में वोट, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसने अवाम में अपनी जगह बनानी है, उसने वोट लेना है, हाँ। और अगले इलेक्शन को उसने मद्देनज़र रखना है। तो क्या मौजूदा सूरत हाल जिस तरह से चल रही है, या पिछले 16 महीने PDM के चले थे, या अब जो चल रही है, उसमें अवाम के अंदर क्या कोई हुकूमत अपनी जड़ें मजबूत और गहरी कर पाएगी, अवामी पजीराई हासिल कर पाएगी? IMF की शराइत के होते हुए और जिस किस्म के इकनॉमिक प्रेशर्स हैं और जिस किस्म के पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं, उसमें वो परफॉर्मेंस दे पाएगी जिससे वोट बैंक नून का बढ़े और उसको ज़्यादा पजीराई अगले इलेक्शन में मिले? वो इम्कानात बहुत कम हैं। अच्छा, तो उसकी सूरत क्या होगी कि आपको स्पेस लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो PMLN में मियां नवाज शरीफ का ग्रुप है, वो ये समझते हैं कि जो हुकूमत है, चाहे शहबाज शरीफ साहब भी हैं, कुछ ऐसे अनासिर के उसमें हुकूमत में होते हुए उनके पास वो स्पेस नहीं है। ज़्यादातर जो फैसले करने हैं, जो मामला तय करने हैं, वो हुकूमत के हाथ में, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में उस तरह से नहीं है। वो स्पेस लेने के लिए ये सारी एफर्ट्स हो रही हैं। ये भी एक उस तरह से एक एफर्ट है। जहाँ तक नजमुल साहब ने ऐसे ही FEC का जिक्र किया कि नो, मैं भी यही समझता हूँ नो, लेकिन अगर वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर नहीं होते किसी वजह से SEFC का इजलास तलब कर लिया जाता है, तो मेरा ख्याल है सदारत वही करेंगे इसहाक डार साहब एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो वो कहीं ना कहीं वो अपना वो जो कहते हैं ना काम दिखाते रहेंगे वो बीच में, और इनकी इंटरफेरेंस अब बढ़ेगी। अच्छा। पहले भी थी, अब बढ़ेगी, और ये मियां नवाज शरीफ सदर बन जाएंगे, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो मियां शहबाज शरीफ के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा काम। कल भी मैंने कहा था, वो आगे चक्की के 2 पार्टों में, उनके लिए तो एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट है, एक तरफ मियां नवाज शरीफ है, तो वो दोनों का मुझे मिलाप अब नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब बहुत ही दुखी हैं और बहुत ही उनके दिल में ये गम और गुस्सा है। वो जो समझ रहे थे सारा पाकिस्तान आने के बाद, जिस तरह मामलात को देख रहे थे, वो उस तरह से नहीं हुए। लेकिन शहबाज शरीफ के लिए अगर इतनी मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं और इसहाक डार साहब की तैनाती की वजह से और बढ़ने वाली मुश्किलात, तो फिर उन्होंने इस कागज़ पे साइन ही क्यों किया? फिर वो तैनाती ना करते उनको? ये बिल्कुल सही बात है आपकी, नहीं करना चाहिए था। लेकिन बात ये है कि आपको रावलपिंडी के कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है? जी जी जी, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, उससे पहले हुकूमत साजी के हवाले से हर कोई अपने, यानी कि वो जो कहते हैं ना, कोई तैयार नहीं था, ले तो लाल से काम ले रहे थे। वो कह रहे जी PTI बना ले जी, पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाए जी, उसके साथ मिल जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई,
रात के 12 बजे गवर्नमेंट बन गई, अलायंस बन गया और गवर्नमेंट बन गई। तो जब इस तरह से गवर्नमेंट बनेगी तो उसमें बहुत से फैसले ऐसे होते हैं जो बादले नाखास्ता आपको करने पड़ते हैं। तो ये वही उसी फेज में है। अब उस फेज से आप पॉपुलैरिटी की तरफ अगर जाना चाहते हैं, उसमें आपको नैरेटिव भी चेंज करना पड़ेगा, अपनी आउटलुक भी चेंज करनी पड़ेगी। अब आउटलुक अगर चेंज करेंगे और अपना मामलात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे अवाम की नज़रों में, तो उसकी बहुत बड़ी कास्ट हो सकती है। लेकिन बात यह है कि जिस वक्त ये बात की जाती है, बड़े बड़े इनके बड़े जो कह ले के फैन हैं, जो बाखबर इनके हैं, जो चिड़िया वाले दोस्त हमारे सहाफ़ी जी, वो ये बात कर रहे हैं कि ये बुनियादी तौर पे इमरान खान और नवाज शरीफ तकरीबन इकट्ठे होने जा रहे हैं टू पुश बैक द एस्टेब्लिशमेंट। तो अच्छा। इस हद तक बातें हो रही हैं जो ओपनली बैठ के लोग ये बातें कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अभी वो स्टेज नहीं आई, अभी सिर्फ ये खेल रहे हैं कि हमारी तरफ तवज्जो दे और हमारी तरफ तवज्जो दे, उस टाइप की, हमें स्पेस दें। वो उस किस्म की स्पेस लेने की मेरा ख्याल है अभी कोशिश हो रही है। अगर वो स्पेस मिल जाती है ठीक है, और स्पेस किस तरह से मिलेगी, वो लोग जो अपने वजारत दाखिला की बात हम करते हैं या वजारत ख़जाना की बात करते हैं, उसमें इसहाक डार साहब और मियां नवाज शरीफ साहब कितना असरअंदाज हो पाएंगे, किस तरह से उसमें अपना काम वो दिखा पाएंगे, उससे पता चलेगा स्पेस मिल रही है कि नहीं मिल रही। अगर नहीं मिलती तो मेरा ख्याल है कि ये कुछ अरसे बाद ये आहिस्ता आहिस्ता खुल के चीज़ें जो राना सनाउल्लाह जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं, वो PMLN एज पॉलिसी उस नैरेटिव पे आ जाएगी और काफ़ी सीरियस मसाइल पैदा होंगे और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो पहले ही ख़त्म नहीं हो रही वो मज़ीद बढ़ जाएगी। राव खालिद साहब, एक तो इस मामले पे भी अगर आप कमेंट करना चाहें इस्लाहात पर, मगर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ जिस तरह की एक मुहिम चलाई जा रही है, उनके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लीक हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, फिर 4 महकमों ने उनसे रिक्यूज़ल की भी दरख्वास्त कर दी है, जो ऑडियो लीक्स का वो केस सुन रहे हैं। ये आप ताने बाने किस तरफ जाते देख रहे हैं? देखिए, ये बड़ा एक अलमिया है हमारे सोसाइटी का, हमारे ओवरऑल रियासत का, कि हम चीज़ों को नॉर्मल नहीं रहने देते। कोई अच्छा बंदा कहीं पे आ जाए तो वो हमें वैसी तकलीफ शुरू हो जाती है कि अच्छा बंदा क्यों आ गया यहाँ पे। तो वो बोने जहाँ पे होते हैं वहाँ पे फिर कद्दावर शख्स को वो हमेशा तकलीफ दे लगता है। ज़बरदस्त बात खड़ा हो गया, हमारा तो कोई औकात ही नहीं, हमारी कोई औकात ही नहीं रही इसमें। तो बाबर सत्तार इज़ वन ऑफ दोज टॉलर पर्सनैलिटीज़ जिनकी क्रेडिबिलिटी, जिनकी इंटेग्रिटी पे किसी को शक नहीं है। उनके आप मज़ामीन पढ़ ले, जब वो पहले होते थे प्रोग्राम भी करते रहे टीवी के ऊपर, मुझे पर्सनली भी उनसे काफ़ी गपशप का मौका मिला। अच्छा। वेरी लर्नड मैन, रोड स्कॉलर है, हार्वर्ड में पढ़े हुए हैं और अमेरिका में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और पाकिस्तान में आके बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। उनके कानून के बारे में इल्म और वैसे पाकिस्तान की सोसाइटी के हवाले से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, फैसलों में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि बड़ी उनके साथ जो है ना ये ज़्यादती की जा रही है। वो दिल छोड़ने वाले बंदे नहीं है, मेरा ख्याल है वो डट के खड़े रहेंगे और वो जज ना भी रहें, वो इस सोसाइटी में बहुत इफ़ेक्टिवली उन्होंने पहले भी काम किया है एज राइटर, एज लॉयर और एज एंकर। तो अच्छा। वो फिर भी अपना कंट्रीब्यूशन वो करेंगे सोसाइटी में, क्योंकि वो कमिटमेंट वाला जो बंदे होते हैं ना उनमें से इज वन ऑफ देम। अब अदलिया की ओवरऑल हम अगर बात करें, आला अदलिया की मसला हमारे यहाँ क्या हुआ है, हमारे यहाँ जो सियासी मसाइल जो होते थे पॉलिटिकल डोमेन में, वो बहुत कम होता था कि अदलिया को उसमें कूदना पड़े या अदलिया को उसमें इस्तेमाल किया जाए। जस्टिस मुनीर का एक केस देख लें, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक हो गया, उसके बाद कुछ डिसमिसल के केसेस थे। अब बहुत कंटिन्यूसली हम अदलिया को जो हुकूमतें गिराने बनाने में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया हमने।